हाँ, तो 10th क्लास के बच्चों, ये आपके हिस्ट्री का बुक है और चैप्टर नंबर कौन सा है ये? 3। चैप्टर नंबर ये आपका 3 है। चैप्टर का नाम है द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? भूमंडली हिंदी में कहते हैं भूमंडलीकरण, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ये है आपके हिंदी में। तो भूमंडलीकरण क्या होता है? क्या हम भूमंडलीकरण को वैश्वीकरण कह सकते हैं? मतलब क्या हम ग्लोबलाइजेशन को ही हम वैश्वीकरण, वैसे तो हिंदी में कहते ही हैं, ग्लोबलाइजेशन को हिंदी में वैश्वीकरण कहते हैं। तो वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण हिंदी में एक ही शब्द है। इसके अलावा आपको ग्लोबलाइजेशन है। इंग्लिश में क्या नाम है चैप्टर का? मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। तो वैश्वीकरण, जब ग्लोबलाइजेशन की बात आती है तो हमने आप लोगों को एक डेफिनेशन याद करवाया था कि व्हेन एंटायर वर्ल्ड कम्स एट अ पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म वेयर दे आर मिक्स सोशली, इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली, पॉलिटिकली, दिस टर्म इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन। ये मैंने आप लोगों को पहले भी रटवाता रहता हूँ लाइन को। तो वैश्वीकरण की बात आते ही हम ये सोचते हैं कि पिछले 50 ईयर्स में जो कुछ बदलाव आया है, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली, सोशली, कल्चरली, ये सारा कुछ जो भी बदलाव आया है उसी को हम वैश्वीकरण कहते हैं। नहीं, लेकिन ये चैप्टर आपको बताएगा कि वैश्वीकरण सिर्फ पिछले 50 सालों से इसका संबंध नहीं है, बल्कि सैकड़ों साल कह लो तब से है इसका। और इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस किस प्रकार से पूरी दुनिया का भूमंडलीकरण हुआ है, पूरी दुनिया में वैश्वीकरण हुआ है। तो पूरी दुनिया में व्यापार के द्वारा भूमंडलीकरण हुआ है, ग्लोबल हुआ है। ये पूरा वर्ल्ड जो ग्लोबल बना है वो ट्रेड से, जर्नी से, ट्रैवल से, इसके अलावा टेक्नोलॉजी की खोज से, इन सब के कारण हुआ है। इतिहास में आप जाओगे तो बहुत सारे यात्री, पुजारी, व्यापारी, तीर्थयात्री, ये सब पूरी दुनिया में घूमे हैं, गए हैं। तो आप सोचोगे कि कोई तीर्थयात्री कहीं गया, उससे भूमंडलीकरण का क्या लेना देना, वो उससे ये वर्ल्ड ग्लोबल कैसे हो गया? जी नहीं, इससे पूरी दुनिया ग्लोबल हुआ है। आप सिर्फ उसे यात्रा समझ रहे हो, व्यापार समझ रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया जो है वो तीर्थयात्रियों से भी ग्लोबल। ग्लोबल का मतलब, भूमंडलीकरण का मतलब क्या? कि आपके पास जो विचार है वो विचार दूसरी जगह भी फैल जाए। जो आपके पास जो संसाधन है वो दूसरी जगह भी जाए। इन्हीं को बोलते हैं ना हम। जैसे आज आप वैश्वीकरण में पढ़ते हो, चीन का माल इंडिया में बिक रहा है, इंडिया का माल चीन में बिक रहा है। तो दोनों जगह पर में सब व्यापारी अपना अपना सामान बेच सकते हैं बिना रोक टोक के। उसको बोलते हैं वैश्वीकरण। ये आप लोग पढ़े होंगे। तो संसाधनों और विचारों का आदान प्रदान ही क्या कहलाता है? यस। तो वो तो तीर्थयात्री लोग कहीं जाते होंगे, पुजारी कहीं गया, लेखक कहीं गया, किसी भी काम से आप कहीं गए, किसी से बात किए तो विचारों का आदान प्रदान हुआ ना। विचार का आदान प्रदान होगा, उसमें से जो कुछ बातें आपको अच्छी लगी वो आप सीख लोगे। तो हो रहा है ना, यहाँ वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड ग्लोबल हो रहा है, पूरी दुनिया ग्लोबल बन रहे हैं। मान लो उस टाइम प्राचीन काल में ले लो, आज तो जाते ही हैं, धड़ल्ले से देख रहे हो, हवाई जहाज में सीटें नहीं मिलती हैं दूसरे देश में जाने के लिए। लेकिन पहले दूसरे देश में जाना बहुत मुश्किल काम होता था, क्योंकि हवाई जहाज नहीं था तो लोग शिप्स, नाव से जाते थे। 3-3 महीना, 6-6 महीना लग जाता था समुंदर पार करके
इजिप्ट, ग्रीक और मिस्र सब में जाना, क्योंकि इजिप्ट मिस्र में कई सारे बीमारियों का इलाज था, तो पूरी दुनिया के लोग वहाँ जाते थे। तो अगर आप इलाज कराने भी गए हो तो वहाँ 10, 20, 30 दिन रहोगे। सोचो मैं आज कल कोलकाता जा रहा हूँ और वहाँ पर 3 महीने रहकर आप इलाज कराओगे, क्योंकि वहाँ कोई डॉक्टर फेमस है जो आपके रोग को ठीक कर सकता है, तो आप वहाँ चले जाते हो और वहाँ 3 महीना रहते हो। तो उस 3 महीने में क्या करोगे? क्या वहाँ का भोजन नहीं खाओगे? वहाँ का भोजन खाओगे, वहाँ के लोगों से बात करोगे, वहाँ के कोई एक हो सकता है 3 महीने में कोई बातचीत करने वाला इतना मिल जाए कि आपको उससे दोस्ती हो जाए। किराए पर 3 महीने के लिए कमरे लोगे तो उस मकान मालिक से बातचीत हो जाएगी। तो वहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ों को सीख कर आओगे और आपके पास जो कुछ रहेगा, जैसे दिल्ली के या आप जम्मू कश्मीर के हो तो आपके पास जो कुछ होगा वो भी कोलकाता के वहाँ के लोगों को बातों बातों में और बात करते हुए आपके विचार और आपके चीज़ों का भी उन्हें पता चलेगा। आप भी तो बताओगे कि हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत ही अच्छा ये डिश है, आज मैंने बनाया है, आप भी खा के देखो। तो ये सारा प्रक्रिया किधर की ओर जा रहा है? भूमंडलीकरण की तरह जा रहा है। दुनिया ग्लोबल बन रही है। तो आइए अब हम जानेंगे कि ये पूरी दुनिया ग्लोबल कैसे बनी। तो आप लिखना, ये पूरी दुनिया निम्नलिखित तरीके से ग्लोबल बनी। ये पूरी दुनिया ग्लोबल कैसे बनी? तो ये पूरी दुनिया निम्नलिखित तरीके से ग्लोबल बनी। पहला, रेशम मार्ग, सिल्क रूट। तो ध्यान रखना कि सबसे पहले आपको क्या करना है, सिल्क रूट को पढ़ना। ये सिल्क रूट क्या था? सिल्क रूट एक मार्ग था, एक रास्ता, हाईवे कह सकते हो, जो एशिया, यूरोप, अफ्रीका, इन तीनों महाद्वीपों को ये जोड़ते थे। ये रास्ता, इस रास्ते से लोग दूर दूर तक अपना व्यापार करने जाते थे और उस टाइम में सिल्क रूट इतना बिजी रहता था कि ट्रैफिक जाम हो जाता था। मार्को पोलो यात्री थे, ट्रैवलर थे। इब्न बतूता ट्रैवलर थे। इसके अलावा अलबेरुनी, वो भी एक ट्रैवलर थे। वो लोग सिल्क रूट से ही भारत में आए थे। तो सिल्क रूट एक मार्ग था। अब देखो, सिल्क रूट एक मार्ग था लोगों के व्यापार करने के लिए, आने जाने के लिए। तो लोग जहां भी जाएंगे व्यापार करने के लिए, वहां 2 मिनट में तो व्यापार नहीं हो जाता। वहां शायद 6 महीने रुके होंगे, अपना व्यापार किए होंगे, यहाँ का भोजन के बारे में वहाँ के लोगों को बताए होंगे। फिर वहाँ के लोग जो है वहाँ से उठकर वहाँ का कुछ भोजन आपको अच्छा लगा होगा, तो वहाँ का भोजन आप वहाँ से लाए और अपने देश में एक दुकान खोला और वो भोजन बनाकर आप बेचने लगे। तो हो गया ना दुनिया ग्लोबल। तो सिल्क रूट ने भी दुनिया को ग्लोबल बनाया है और वैश्वीकरण यानी कि भूमंडलीकरण करने में मदद दिया है। आगे है भोजन की यात्रा, स्पेगेटी और आलू। देखो, आलू की खोज कहाँ हुई? कुछ लोग आपको अफ्रीका बोलेंगे कि इसमें वहाँ पर हुआ था। केला के बारे में भी कहा जाता है कि अफ्रीका में ही इसका खोज हुआ था। दरअसल में आलू की खोज आयरलैंड में हुआ था। आयरलैंड में आलू गरीबों का सबसे मुख्य भोजन था और आलू ने भी पूरी दुनिया को जोड़ने का काम किया। और स्पेगेटी अफ्रीका में हुआ था। ये भी शकरकंदी की तरह होता है, शकरकंदी का ही एक ब्रांच है ये स्पेगेटी। और आज भी वहां देखोगे ये डंठल जैसे होता है, उसको उबाल करके और फिर तरह तरह के वो लोग डिश बनाकर अफ्रीकन लोग खाते हैं। दूसरी बात, स्पेगेटी हो या आलू हो, ये झटपट तैयार हो जाता है। आप आलू को उबाल लो, नमक डाल के खा सकते हो। गरीबों का मुख्य भोजन ही यही था। और दूसरी बात कि ये सिर्फ 60 दिनों में ही आपको दे देता है। फसल भी 60 दिनों में हो जाता है। हालांकि मैच्योर होने में 90 दिन लगता है, लेकिन 60 दिनों में आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आप उखाड़ उखाड़ के खाने लगो। 90 दिन तक छोड़ोगे तो बड़ा बड़ा आलू हो जाएगा।
तो आयरलैंड, क्योंकि और उस समय में स्पैघेटी और आलू अमीर लोग नहीं खाते थे और कोई उसे छूना भी नहीं चाहते थे। लेकिन आज के दौर में देखो, आयरलैंड से ये आलू उठकर पूरी दुनिया का हर एक भोजन, हर एक सब्जी का आज मुख्य अवयव है। और उस टाइम सिर्फ गरीब लोग 2-2 महीने तक सिर्फ आलू खा के ही जिंदा रहते थे और अमीर वही किशमिश, काजू, बादाम, ये सब चीज़ें अमीर सोचते थे हम ये खाएंगे, आलू खाएंगे तो हम गरीबों में और दरिद्रों में गिनती हो जाएगी। मतलब ऐसा कि जैसे उन्हें आलू से कोई छुआछूत की बीमारी लग गया हो। नेक्स्ट है अब विजय, बीमारी और व्यापार। क्या विजय यानी कि एक देश ने दूसरे देश पर विजय प्राप्त कर लिया, जीत लिया, उसे अपना गुलाम बना लिया, तो क्या ये भी भूमंडलीकरण करने में मदद दिया है? विक्ट्री इज ऑल्सो द कॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। यस, विजय भी हुआ है। अब आप उदाहरण से आप सीख लो कि इंग्लैंड वालों ने हम पर क्या किया, विजय प्राप्त कर लिया, हमें अपना गुलाम बना लिया। लेकिन जब वो यहाँ आया तो उससे हम क्रिकेट भी तो सीख गए ना, तो दुनिया ग्लोबल हुई ना। क्रिकेट हम उनके ही आने से सीखे। वो ऑफिसर लोग क्रिकेट खेलते थे और हम भारतवासी उसे देखते थे शुरू में, और फिर हम धीरे धीरे खेलने भी लगे। कोई लगान पिक्चर आप देखे होगे तो देखोगे आरे तिरछे अरवाहे चरवाहे सब उस लगान में क्रिकेट मैच की टीम बनाकर खेल रहा है। भुवन, उसका भुवन नाम है कैरेक्टर, वो था उसका कैप्टन। बीमारी, क्या बीमारी ने भी दुनिया को ग्लोबल बनाया है? हाँ, बीमारी ने भी दुनिया को ग्लोबल बनाया है। देखो, एक बीमारी फैली, रिंडर पेस्ट बीमारी अफ्रीका में। अब बीमारी फैलने से लोग वहां तो रहेगा नहीं, सब भाग भाग कर अमेरिका आ गए। और जब अमेरिका आए तो वो अफ्रीका की संस्कृति अमेरिका में लेकर आए और अमेरिका की भी संस्कृति अपना लिए। तो हुआ ना पूरी दुनिया ग्लोबल, बीमारी के कारण भी। यानी कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह चला गया और वहां के संसाधन और वहां की वस्तुओं का प्रयोग करके अपना जीवन जीने लगा, तो ग्लोबल हो गया। विजय तो बता ही दिया। कहीं भी कोई भी देश अगर विजय प्राप्त करता है तो निश्चित है कि वहां पर वो अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी मशीन, अपनी पढ़ाई लिखाई, अपनी उत्तम बुद्धि को भी वहां ले जाता है और वहां के लोग वो सब चीजें सीख जाते हैं। क्या व्यापार ने भी ग्लोबल बनाया? यस, व्यापार ने भी ग्लोबल वर्ल्ड बनाने में मदद किया है। कैसे? तो देखो, अगर व्यापार करने जाते हैं तो अभी मैंने बताया आपको कि अगर आप कहीं पर व्यापार करने जाते हो तो वहाँ पर कुछ दिन रुकोगे, वहाँ का कुछ खाना खाओगे, वहाँ के लोगों से बात विचार करोगे, फिर आप वापस अपने देश आओगे और वहाँ के जो कुछ सीख कर आए हो वो यहाँ प्रयोग करोगे। तो इसी को बोलते हैं दुनिया का ग्लोबल हो जाना, भूमंडलीकरण हो जाना। तो इन सब चीज़ों से कहीं भी व्यापार करने कोई जाता है, बंदूक खरीदेगा, बंदूक बेचेगा, तो बंदूक मान लो कि अमेरिका में बड़ा उत्तम किस्म का बंदूक था, है ना, उसकी नॉलेज लेकर आप यहाँ आ गए, फिर अपनी फैक्ट्री लगाए, तो इस तरीके से दुनिया भूमंडलीकरण हो जाती है। अब हम देखेंगे कि 19th सेंचुरी में आकर के क्या बदलाव हुआ और भूमंडलीकरण होने में बड़ी तेजी आई 19th में आकर। तो 19वीं सदी में जब हम लोग कदम रखे तो बड़ी तेजी से वैश्वीकरण यानी कि भूमंडलीकरण फैला। और पहले थोड़ा थोड़ा हो रहा था, विजय से, व्यापार से, आलू से, स्पैघेटी से, लेकिन अब बड़ी तेजी से फैल रहा था। भूमंडलीकरण बड़ी तेजी से हो रहा था, बड़ी तेजी से वैश्वीकरण फैल रहा था। क्यों? क्योंकि 19वीं सदी में आकर आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी रूप से विकास काफी ज्यादा 19वीं में ही हुआ। और इन आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी विकास ने पूरी दुनिया का काया पलट करके रख दिया और इतनी तेजी से अब पूरी दुनिया एक हो गया। आज देख लो, सोशल साइट्स का जमाना है। आप अमेजन पर यहाँ घर बैठे अमेरिका से सामान खरीद लो,
तो ये टेक्नोलॉजी के विकास ने ना एक जादू कर दिया भूमंडलीकरण होने में, और पूरा वर्ल्ड अचानक सा 100 साल के अंदर ही बिल्कुल पूरी तरह से जुड़ गया है। अभी भी अगर कुछ देश वैश्वीकरण में नहीं है तो वो शायद ज़्यादा गरीब होंगे या और ताकतवर और आर्थिक रूप से मजबूत देशों को टक्कर नहीं दे पा रहे होंगे, इसलिए वो वैश्वीकरण में नहीं आए हैं। लेकिन देर सवेर वो भी आ ही जाएंगे। लेकिन इंटरनेट तो वहाँ भी होगा। अब इंटरनेट है तो आप ग्लोबलाइजेशन में हो या नहीं हो, लेकिन इंटरनेट आपके देश में चलता है तो आप ग्लोबलाइजेशन में तब हो, क्योंकि आप पूरी दुनिया की बातें देख रहे हो, जान रहे हो। आज कोई भी बात वायरल होने में 3 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता पूरे वर्ल्ड में। और एक टाइम था जब हमें इंग्लैंड पहुंचने में 3 से 6 महीना लग जाता था, क्योंकि हम शिप से या नाव से जाते थे। बहुत 3 महीना तो आम बात थी। आज भी अगर आप शिप से कहीं जाते हो अमेरिका तो 15 दिन लग ही जाएगा, अगर शिप से जाओगे तो। कुछ तेज गति वाला होगा जो कम समय में पहुंचा दे, लेकिन 15 दिन लगभग लग ही जाता है। विश्व अर्थव्यवस्था का उदय, इसकी चीज़ों को आते ही, यानी कि तकनीकी विकास के आते ही विश्व आर्थिक व्यवस्था का उदय हो गया। विश्व अर्थव्यवस्था का उदय क्यों हुआ? औद्योगिक क्रांति के कारण हुआ। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण विश्व अर्थव्यवस्था का निर्माण हुआ। कैसे हुआ? विश्व अर्थव्यवस्था का निर्माण इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण हुआ, मतलब औद्योगिक क्रांति के कारण हुआ। 19वीं सदी में औद्योगिक क्रांति आया। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही क्यों आया, कहीं और क्यों नहीं आया? इसका आंसर आप लोगों को देना है। देखो, इंग्लैंड में ही औद्योगिक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ क्योंकि सबसे पहली बात तो उसके व्यापार के लायक छिछला समुद्र था उसके पास, यानी कि जो उसका समुद्र का जो तट है वो व्यापार के लायक है। दूसरा, उनकी जो नेवी थी वो सशस्त्र मजबूत थी, जिस वजह से उनका व्यापार अच्छा चलता था। तीसरा, मोस्टली जितनी भी आप औद्योगिक क्रांति में जिन मशीन या अन्य वस्तुओं का प्रयोग होता है उस सबका आविष्कार इंग्लैंड में ही हुआ है, चाहे वो लालटेन का हो या इंजन का हो। जेम्स वॉट ने इंजन का आविष्कार किया तो वो सब कुछ इंग्लैंड में ही हुआ है, या ऑर्कराइट कॉर्टराइट बंधु सब हो। ये सारे आविष्कार सब, जो या स्पाइनिंग जेनी मशीन आया जिस पर 8000 तकलियां एक साथ चल सकती थी। इंजन बन गया था तो अब कपड़ा बुनने में इंजन का प्रयोग, हस्तकरघा हैंडलूम से चीज़ें पावरलूम में बदल गई, और इस तरीके से इंग्लैंड में ही ये सब कुछ हुआ। और आप बृहद आंसर ढूंढ सकते हो। तकनीकी की भूमिका, अब देखते हैं कि तकनीकी ने कैसे दुनिया को एक करने में मदद किया। देखो, पहले क्या होता था कि लोग चले गए अफगानिस्तान, वहाँ पर में वो बकरा या अन्य चीज़ें खरीदेंगे और उसको लाकर यूरोप या अमेरिका में बेचते थे। लेकिन तकनीकी आने से पहले गरीबों के पहुंच में मांस मछली नहीं था, ये अमीरों का ही शान था। क्योंकि अगर मान लो अफगानिस्तान से बकरे लेकर चले और एक बकरे की वजन 20 किलो था और उसे शिप में रखकर वो पहुंचेगा अमेरिका 3 महीने बाद। अब उतना खाना तो समुंदर में है नहीं बकरी के लायक, कुछ कुछ खिलाते हुए उसे जिंदा रख के ही ले जाओगे, तो ऐसे में बकरी का वजन 3 महीने में 20 किलो से 10 किलो हो गया। अब वहां पर खरीदा था आपने या 5 किलो रह गया, खरीदा था वहां पर आपने 400 रुपये किलो। अब यहां पर आकर वो कैसे बिकेगा? क्योंकि 20 किलो खरीदा था 400 रुपये, वजन बकरे का बच गया 10 किलो, तो अब तो आप 10 किलो में ही अपना पूरा रकम निकालोगे, तो रकम आपको 400 रुपये किलो की जगह उसे 800 रुपये किलो बेचोगे। इसलिए गरीबों के पहुंच से में ये मांस या ये सब नहीं होता था, मीट सब उनके पहुंच में नहीं था। लेकिन अब सोचो, तकनीकी आ गई। तकनीकी आने से क्या फ़ायदा हुआ? तकनीकी मतलब फ्रिज।
अफगानिस्तान में, श्रीलंका में बकरा खरीदा और वहीं उसका वध कर दिया गया, काट दिया गया और मीट को फ्रिज में रख दिया गया। अब 3 महीना रखो या 4 महीना रखो फ्रिज में मीट को, वो तो उसका वजन तो कम होगा नहीं। और अब उसे सीधे तौर से आप यहाँ आकर बेचोगे तो तकनीकी आने के बाद गरीबों तक भी मीट मांस उनके पहुंच में भी आ गया, क्योंकि तकनीकी के विकास से चीजें सस्ती हो गई। अब मान लो ये तो मीट का था एग्जाम्पल, तकनीकी आ गई कपड़ा मिल में। पहले लोग एक परिवार के 4 सदस्य 1 हफ्ते तक मेहनत करते थे तो उनको कितना मिलता था? तो कपड़ा मिल आ गया, उसमें तकनीकी आया। पहले क्या होता था कि 4 घर के सदस्य मिलकर 1 हफ्ते मेहनत करने में सिर्फ 4 मीटर कपड़ा ही बना पाते थे, तो वो तो पूरे हफ्ते का मजदूरी उसी 4 मीटर पर जोड़ेगा, तब ना उसको खाना मिल पाएगा। लेकिन अब स्पाइनिंग जेनी तकनीकी आने से 1 घंटे में 8000 मीटर कपड़ा बन रहे थे। तो अब कपड़ा क्या होगा? सस्ता बिकेगा कि नहीं बिकेगा? तो वही कपड़ा, वही वस्त्र अब गरीबों तक के पहुंच में हो गए। बढ़िया से बढ़िया कपड़ा तुरंत बन जा रहा है, तो मालिक उसे पूरे हफ्ते भर का अपनी मजदूरी क्यों जोड़ेगा? वो मजदूरी कम जोड़ेगा, वस्तु सस्ता हो जाएगी। तो ये था तकनीकी की भूमिका। इसके अलावा उपनिवेशवाद, ये दुनिया को भूमंडलीकरण करने में उपनिवेशवाद ने भी मदद किया है। कॉलोनलिज्म, हमने आप लोगों को कॉलोनलिज्म, इंपेरियलिज्म ये सब बता रखा है। तो उपनिवेशवाद ने किस तरीके से पूरी दुनिया को भूमंडलीकरण किया, ग्लोबल किया? तो देखो, उपनिवेशवाद का मतलब होता है कि कोई भी ताकतवर या शक्तिशाली देश किसी नए जगह पर वहां पर अपना कॉलोनी बसाता है, यानी कि दूर दराज और अन्य देशों से लोगों को उठाकर ले जाता है और वहां पर बसाता है, वहां पर उसे जीना सिखाता है, उन्हें खेती करना या अन्य सब कुछ वहां पर बसाकर सिखाता है। तो जब एक बहुत सारे व्यक्ति या बहुत सारे नागरिकों को भारत से उठाकर कहां पर बसाया गया? फिजी में, वेस्ट इंडीज में, कनाडा में, इन सब जगह पर में भारतीयों को जाकर बसा दिया। तो यहां से भारतीय जब वहां गए तो हो गया ना भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण मतलब क्या? अब कहीं भी जाकर बस जाओ, कहीं भी किसी का भी विचारधारा को अपनाओ, वहां के वस्तुओं का, संसाधन का प्रयोग करो, यही तो है भूमंडलीकरण। इसलिए आपको उपनिवेशवाद ने भी विजय तो किया ही। विजय पाना मतलब साम्राज्यवाद फैलाना, साम्राज्यवाद चलाना। उपनिवेशवाद मतलब अपना उपनिवेश बसाना। उपनिवेश को इंग्लिश में कॉलोनी कहते हैं। तो इंग्लैंड का ये काम सबसे ज्यादा था, जगह जगह पर जाकर अपना वो कॉलोनी बसाता था। वेस्ट इंडीज को देख लो, भारतीयों से भरा हुआ है आज भी। फिजी में तो 54% भारतीय रहते हैं। कनाडा में देख लो तो लगभग 42-43% भारतीय लोग अब हो गए हैं, वहां पर बहुत ज्यादा लोग हो गए हैं। तो इस तरीके से आपको उपनिवेशवाद भी पूरी दुनिया को भूमंडलीकरण करने में मदद दिया है। उसके बाद है आपको रिंडरपेस्ट और प्लेग नामक बीमारी। क्या रिंडरपेस्ट और प्लेग नामक बीमारी ने पूरी दुनिया को भूमंडलीकरण करने में मदद किया है? लिखना हाँ, पूरी दुनिया को भूमंडलीकरण करने में रिंडरपेस्ट और प्लेग जैसे बीमारियों ने मदद किया है। कैसे? तो बता दिया आपने कि रिंडरपेस्ट अफ्रीका में फैला था, प्लेग यूरोप में फैला। यूरोप से लोग भाग भाग कर एशिया के देशों में आकर बसने लगे, क्योंकि प्लेग और रिंडरपेस्ट बीमारी की कोई इलाज ही नहीं था। तो लोग वहां से भागे और भाग करके दूसरे जगहों पर बसे जहां प्लेग नहीं था। तो बताओ, क्या बीमारी ने भूमंडलीकरण नहीं किया? हाँ जी, बीमारी ने भी भूमंडलीकरण किया। तो और ये रिंडरपेस्ट और ये मवेशी प्लेग सब बीमारी 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट बड़ी तेजी से पहले तो मवेशियों में फैला और उसके बाद इंसानों में। सारे इंसान अफ्रीका से भाग करके अमेरिका
महादेश में आकर सिर्फ अमेरिका मतलब उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महादेश है, कॉन्टिनेंट है, उसके विभिन्न देशों में जाकर ये लोग बस गए। इसलिए अमेरिका में आप देखोगे अश्वेत लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, काले लोगों की संख्या, अफ्रीकन लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और प्लेग ने भी प्लेग यूरोप में भी फैला है और अफ्रीका में भी फैला था। तो इन बीमारियों से लोग भागकर दूसरी जगह जाने लगे और वहाँ पर अपना बसने लगे, वहीं रहने लगे। अब भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना, देखो भारत जो है वो और अफ्रीका, ये दो अफ्रीका में बहुत सारे देश है, लेकिन एशिया में भारत है। तो भारत के लोगों को देखोगे कि कई सारे देशों में बहुत ज़्यादा है। अफ्रीका में पता है, सॉरी अमेरिका में, अमेरिका के एक लुजियाना स्टेट है, उसमें 10 लाख भारतीय हैं अकेले एक लुजियाना में। पेंसिल्वेनिया में भी है और भी जगह पर है, लेकिन लुजियाना में सबसे ज़्यादा है भारतीय। फिजी में सबसे ज़्यादा है, वेस्ट इंडीज में सबसे ज़्यादा है, कनाडा में सबसे ज़्यादा है, और भी जगहों पर भारतीय, जहाँ देखो भारतीय मिल जाएंगे आपको। कैसे हुआ ये? हुआ ये कि इंग्लैंड वालों ने इन्हें उठाकर श्रमिक के रूप में ले गए, और इन लोगों को ना जानते भी नहीं थे, नाम भी नहीं जानते थे। इन्हें बंधुआ मजदूर बनाकर ले गए, श्रमिक बनाकर ले गए, अफ्रीका भी ले गए। अफ्रीका में भी बहुत भारतीय मिलेंगे, तभी ना साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी ने जो आंदोलन किया था, देख रहे हो यहाँ आपके फोटो पिक्स में भी है कि यहाँ पर अफ्रीका के जंगलों में, बागानों में कोकोआ की खेती हो रही है, कोको की खेती, और इस कोको से चॉकलेट बनाया जाता है, आप लोगों को पता ही होगा। तो वहाँ पर कैरिबियाई यानी कि अफ्रीकन कंट्री में ले गए इनको, त्रिनिदाद, गुयाना, सूरीनाम, मॉरिशस और फिजी। और इनको नंबर, इंग्लैंड के लोग इन भारतीय श्रमिकों को नंबर के नाम से जानते थे। ये इनके परिवार वाले को कभी 200 रुपये 400 रुपये दे करके और कहे कि ये अब 2 साल बाद आएगा। और इनको देखो फोटो में, आपको यहाँ पर मैं लिखा हुआ है, फोटो में देखोगे सबके सिर्फ नंबर प्लेट लगे हुए हैं, नाम भी नहीं जानता था। परिवार को क्या बोला था अंग्रेजों ने कि हम आपको 2 साल बाद ये आ जाएंगे, 2 साल का आपको हमने तनख्वाह दे दिया परिवार को। ये बड़ा खुश कि मेरा परिवार को रकम मिल गई, वो जिएंगे, मैं काम कर लूँगा कहीं भी, क्योंकि भारत में काम धंधा तो लोगों को मिलता नहीं था। लेकिन गुयाना हो, मॉरिशस हो, फिजी हो, वेस्ट इंडीज हो, इन सब जगहों पर ले जाकर इन मजदूरों को 2 साल बाद वापस ही नहीं लाया अंग्रेजों ने। क्या किया? वापस ही नहीं लाया। ये लोग वहीं पर में रह गए। क्या करते, कहाँ जाते समुंदर पार करके, कैसे अपने देश आ जाते, अपना परिवार छूट गया। और फिर वहीं के औरतों से ये लोगों ने शादी करके और फिर अपना जीवन शुरू किया। तो वही है, आप वेस्ट इंडीज़ में जाओ, उसके क्रिकेट टीम को देख लो। वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेट टीम में आधे क्रिकेटर देखोगे, आधे क्रिकेटर के जो नाम हैं वो नाम भारतीय नाम मिलेंगे, राम नरेश सरवान, ये सब ऐसे ऐसे नाम मिलेंगे, क्योंकि ये भारतीय लोग ही थे। ये अंग्रेज़ों ने बहुत बड़ी इनका अपना परिवार छुड़वा दिया। अपना परिवार छोड़ने पे क्या करेगा इंसान को, तो फिर भी जिंदा रहना ही पड़ता है। तो वो वहीं पर शादी ब्याह कर लिए। इसलिए वेस्ट इंडीज़, गुयाना, मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, त्रिनिदाद, कनाडा, ये सब भारतीयों से भरे पड़े हैं। इन सारे जगहों पर उस टाइम अंग्रेज़ों का ही कब्जा था, अंग्रेज़ों का ही अपना बोलबाला था। अब प्रश्न उठते हैं कि आपने जितने भी देखे कि भारतीय लोग श्रमिकी होते थे, गरीब होते थे, उठा कर ले गए और वहाँ पर छोड़ दिया, तो क्या ये श्रमिक लोग भूमंडलीकरण करने में मदद किया? हाँ किया, क्योंकि वो लोग वहाँ जाकर बस गए, वापस तो अपने परिवार के पास आए नहीं, तो वहाँ पर बस करके और फिर अपनी ज़िंदगी शुरू कर दी। पूरी दुनिया भूमंडलीकरण होने लगा। तो क्या हमारे भारत में उस टाइम जो है सब गरीब लोग ही थे, श्रमिक ही थे? नहीं, यहाँ पर लिखा है विदेश में भारतीय उद्यमी, यानी कि फॉरेन में इंडस्ट्रियलिस्ट, इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट कहते हैं। हाँ, उस समय आपको ये 2 नाम याद रखना, पेपर में आएगा।
उस समय में बहुत बड़े बड़े बैंकर्स थे हमारे देश के, जो अमेरिका में बैंक जाके खोले थे। सिर्फ हम श्रमिक ही नहीं थे, मजदूर ही नहीं थे, वहाँ जाकर बड़े बड़े कंपनियां ये लोग खोले थे बैंक। उसमें से कुछ साहूकार सेठ लोग थे जो बैंकर्स थे, शिकारपुरी श्रॉफ और नट्टू कोट्टई चोट्टियारो, नट्टू कोट्टई चोट्टियारो और शिकारपुरी श्रॉफ, ये सब वहां पर बड़े बड़े बैंकर थे, अपना बैंक खोले थे, लोगों को कर्जा देते थे, उस पर ब्याज कमाते थे और तब वो वापस भारत में आकर अपना धनवान बन जाते थे। अब आप टाटा को ले लो, अंबानी को ले लो, ये सब अमीर कैसे बने? ये लोग सबसे ज्यादा अमीर बने चीन में व्यापार करके। टाटा, अंबानी, ये सब चीन में अन्य देशों में जाकर बैंक खोले, बड़े बड़े व्यापार किए, इंग्लैंड में बैंक खोले। ये नहीं था कि सिर्फ हम गरीब ही और श्रमिक और मजदूर ही थे, कई सारे लोग अमीर थे, पैसे वाले थे, बुद्धि वाले थे, वो कहीं भी जाकर के अच्छा व्यापार करके और फिर जब वापस आए तो वो धनवान हो गए। अब हम लोग कहते फिरते हैं ये लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से आया? अरे ये विदेशों में जाकर इतना व्यापार करके वापस आए और तब धनवान बने हैं। भारतीय लोग व्यापार करने के लिए दूर दूर जाते थे। उपनिवेशवाद तो मैंने आपको समझा ही दिया और इस तरीके से एक वैश्विक व्यवस्था कायम हो गई। आज पूरी दुनिया एक प्लेटफॉर्म पर है, एक वैश्विक अवस्था में है और जब चाहो जो चाहो आपको सूचना मिल जाती है कि क्यों? क्योंकि भूमंडलीकरण हो चुका है। भूमंडलीकरण क्यों हुआ, किस किस कारण से हुआ, सब कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया। यही नहीं, व्यापार करने के लिए लोग अपना पूरा परिवार लेके ही कभी कभी चले जाते थे दूसरे देश में। यहाँ कुछ काम धंधा है ही नहीं अपने देश में, तो पूरा परिवार लेकर ही लोग कहाँ चले जाते थे? विदेश में। वहीं पर अपना आपने गोल्ड रश का नाम तो सुना होगा, जब पूरी दुनिया से लोग अमेरिका पहुंचने लगे सोने की खुदाई के लिए, तो आपने अपने इतिहास के बुक में देखा होगा वो बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी को ही घर के रूप में चेंज कर दिया है। उनमें खिड़की से ना दो बच्चे ऐसे मुंह करके देख रहे होंगे, उनका परिवार उसी में रहता है और फिर पिता बाहर निकलकर दिन भर मिट्टी खोदकर सोना निकालते हैं। गोल्ड रश था, उससे भी पूरी दुनिया में भूमंडलीकरण हुआ है। इसके अलावा क्या महायुद्ध, मतलब क्या महायुद्धों ने भी किया है? तो हम अब उसको जो है अगले पार्ट्स में पढ़ेंगे, बहुत लंबा हो गया और फिर उसको इसको आपका जो ये थर्ड चैप्टर था ना, थर्ड चैप्टर में सेकेंड लेसन तक पढ़ा दिया है। अब देखेंगे कि महायुद्ध यानी कि विश्व युद्धों ने या युद्ध सब ने किस तरीके से ग्लोबल किया है, भूमंडलीकरण होने में किस तरीके से मदद किया है, वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए अभी इतना ही रखें। ओके, ये पार्ट 1 है। अब सेकेंड पार्ट में हम आपको आगे की चीज़ें पढ़ाएंगे इसी चैप्टर का, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, यानी कि हिंदी में क्या कहते हैं? विश्व का भूमंडलीकरण होना। ओके, थैंक यू।